हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जूलिश थी। आज ये लास्ट लेक्चर होने वाला है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट का। आज की वीडियो में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नया एक्ट स्टार्ट करेंगे और इसके अभी हमें एमसीक्यूज़ भी करने हैं। इसके अलावा जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या जो लोग रेगुलरली वीडियोस देखते हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि जो डेली 9 AM वाला टाइम है, सुबह मॉर्निंग में 9 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा टाइमिंग में चेंज हो सकता है। शाम को ही वीडियो अपलोड होगी और मैं टेलीग्राम पे ना अपडेट दे देती हूँ मॉर्निंग में ही कि कब वीडियो आएगी नेक्स्ट। तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बाकी कुछ दिनों की बात है, थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिए। इसके बाद हम दोबारा से अपना सेम टाइम पे वीडियोस अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेक्शन 95 डील करता है रिवॉर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा रिवॉर्ड। The state government may empower the Commissioner of Food Safety to order payment of reward to be paid to a person who renders assistance in the detection of the offence or the apprehension of the offender from such fund and in such manner as may be prescribed by the state government. तो इस सेक्शन का जो मेन है, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ऑफेंस पकड़ने में मदद का रिवॉर्ड। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है? स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी को ऑथराइज करे। कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी रिवॉर्ड ऑर्डर कर सकता है उस पर्सन के फेवर में जो फूड ऑफेंस को डिटेक्ट करने में, ठीक है, हेल्प करे, असिस्टेंस दे, ऑफेंडर को पकड़ने में मदद करे। रिवॉर्ड का सोर्स और मेथड क्या होगा? रिवॉर्ड उसी फंड से दिया जाएगा और उसी मैनर में दिया जाएगा जो स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स में प्रिस्क्राइब होगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखो। सेक्शन 95 यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रिवॉर्ड दे रही है, उस व्यक्ति को दे रही है जो कि अपराधी को पकड़वाने में मदद कर रहा है या फिर अपराध को डिटेक्ट करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रिवॉर्ड पे आप बोला लगा लेना। चलो सेक्शन 96 रिकवरी ऑफ पेनल्टी। अब पेनल्टी की रिकवरी कैसे होगी? अ पेनल्टी इम्पोज अंडर दिस एक्ट इफ इट इज़ नॉट पेड शैल बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द डिफॉल्टर्स लाइसेंस शैल बी सस्पेंडेड टिल द पेनल्टी इज पेड। तो सेक्शन 96 बोल रहा है कि अगर पेनल्टी नहीं दी तो क्या होगा? अगर इस एक्ट के अंतर्गत कोई पेनल्टी इम्पोज की गई है और वो पेनल्टी पे नहीं की गई तो दो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। क्या? एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवरी होगी। पेनल्टी को लैंड रेवेन्यू के एरियर्स की तरह रिकवर किया जाएगा, मतलब सरकारी ड्यूज जैसे वसूली होगी। ज़मीन, प्रॉपर्टी, बैंक अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं उसमें। सेकंड है इसमें लाइसेंस का सस्पेंशन। डिफॉल्टर का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक पेनल्टी पूरी तरह पे नहीं हो जाती, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, पहले पैसा दो तभी लाइसेंस वापस मिलेगा। क्लियर है? अब आ जाओ सेक्शन 97 पे। ये डील करता है रिपील एंड सेविंग्स, ठीक है। With effect from such date as the central government may appoint in this behalf, the enactment and orders specified in the second schedule shall stand repealed. क्या बोल जो सेक्शन 97 है, जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट लागू हुआ तो पुराने फूड लॉज और ऑर्डर्स जो सेकेंड शेड्यूल में मैंशनड है उनको रिपील कर दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो डेट नोटिफाई करेगी उस डेट से सेकेंड शेड्यूल के सारे इनैक्टमेंट और ऑर्डर्स रिपील हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रोविज़ो भी दिया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट सच रिपील शैल नॉट अफेक्ट। ऐसा रिपील जो है वो इन चीज़ों को अप्लाई नहीं होगा, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किन चीज़ों पे? द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ द इनैक्टमेंट एंड ऑर्डर्स अंडर रिपील और एनीथिंग ड्यूली डन और सफर्ड देयर अंडर। मतलब कोई भी पास्ट एक्शंस जो कुछ पहले लीगली किया या सफ़र किया गया वो वैलिड रहेगा। फॉर एग्जांपल पहले इंस्पेक्शन हुई थी तो वो वैलिड ही रहेगी। सेकेंड क्लॉज देखो, एनी राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी एक्वायर्ड, एक्रूड और इनकर्ड अंडर एनी ऑफ द इनैक्टमेंट और ऑर्डर्स अंडर रिपील। राइट, ड्यूटीज़ और लाइबिलिटी, जो राइट, प्रिविलेज, ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी पुराने लॉ के अंतर्गत क्रिएट हो चुकी है वो कंटिन्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल लाइसेंस कंडीशन या लीगल ड्यूटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है वो ख़त्म नहीं होगी। थर्ड क्लॉज देखो, एनी पेनल्टी, फोरफीचर और पनिशमेंट इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंसेस कमिटेड अगेंस्ट द इनैक्टमेंट एंड ऑर्डर्स अंडर रिपील। अब देखो पेनल्टी या पनिशमेंट,
जो ऑफेंस पहले कमिट हो चुका उसकी पेनल्टी या फिर उसकी पनिशमेंट वही रहेगी। अगर उसकी प्रॉपर्टी फॉरफीट की गई है तो वैसी ही रहेगी, मतलब उसकी पेनल्टी या पनिशमेंट वैलिड रहेगी। मतलब नया लॉ आ गया बोल के पनिशमेंट से बच नहीं सकते। लास्ट क्लॉज देखो, एनी इन्वेस्टिगेशन और रेमेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पेनल्टी फॉरफीचर और पनिशमेंट। इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसीडिंग, इन्वेस्टिगेशन केस लीगल प्रोसीडिंग सब कंटिन्यू इन्फोर्स हो सकते हैं जैसे कि ये एक्ट कभी पास ही ना हुआ हो। ठीक है, तो सब सेक्शन 1 में क्या 97 का सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लागू हुआ तो पुराने फूड लॉज या ऑर्डर जो सेकेंड शेड्यूल में मेंटेन हैं मेंशन किए गए हैं उनको रिपील कर दिया गया है। लेकिन रिपील का मतलब ये नहीं है कि जो पुराने केसेस हैं, पुराने राइट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशन है, प्रिविलेज हैं, या कोई पेनल्टी लगाई गई है या फिर कोई पनिशमेंट दी गई है, कोई प्रॉपर्टी फॉरफीट की गई है, ठीक है, या कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है, तो वो सब वैलिड रहेंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ सेविंग क्लॉज दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखी है, एनी सच इन्वेस्टिगेशन लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी में बी इंस्टीट्यूटेड कंटिन्यूड और इन्फोर्स्ड एंड सच पेनल्टी फॉरफीचर और पनिशमेंट में बी इम्पोज एज इफ दिस एक्ट हैड नॉट बीन पास्ड। ठीक है, तो ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, इन्फोर्स हो सकती हैं जैसे कि ये एक्ट कभी पास ही ना हुआ हो। ठीक है, सब सेक्शन 2, if there is any other law for the time being in force in any state corresponding to this act, the same shall upon the commencement of this act stand repealed, and in such case the provision of section 6 of General Clauses Act 1897 shall apply as if such provision of the state law had been repealed. सब सेक्शन 2 बात कर रहा है स्टेट लॉज का रिपील। अगर किसी स्टेट में पहले से कोई लॉ था जो इस एक्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग हो तो इस एक्ट के कमेंसमेंट पर वो रिपील हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, यहाँ जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 6 अप्लाई होगा। मतलब रिपील का इफेक्ट वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली किसी एक्ट के रिपील पर होता है, राइट लाइबिलिटी सर्वाइव करती हैं। अब देखो सबसेक्शन 3, notwithstanding the repeal of the aforesaid enactment and orders, the licenses issued under any such enactment or order which are in force on the date of commencement of this act shall continue to be in force until the date of their expiry for all purposes, as if they had been issued under the provision of this act or the rules or regulation made thereunder. सब सेक्शन 3 बोल रहा है ओल्ड लाइसेंसेस का क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट है। जो लाइसेंसेस पुराने लॉज के अंतर्गत इशू हुए थे और जो एक्ट कमेंसमेंट के दिन वैलिड थे वो एक्सपायरी डेट तक वैलिड रहेंगे, ऐसे ट्रीट कर जाएंगे जैसे इसी एक्ट या इसी एक्ट रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत इशू किए गए हों। ठीक है, तो ये रिलीफ प्रोविज़न है बिजनेस के लिए। सबसेक्शन 4 देखो, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर द रिपील्ड एक्ट और ऑर्डर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सबसेक्शन 4 बोल रहा है यहाँ पर एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी गई है रिपील्ड एक्ट या ऑर्डर के ऑफेंसेस पर एक्ट के कमेंसमेंट के 3 साल बाद कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ठीक है, कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा, मतलब 3 साल के बाद पुराने लॉस के ऑफेंस पर केस नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है इसको याद करने की। यहाँ पर सबसेक्शन 1 में है रिपील प्लस प्रोटेक्शन। ठीक है, यहाँ पर स्टेट लॉ रिपील प्लस ये जनरल क्लॉजेज एक्ट सेक्शन 6। इसके बाद सबसेक्शन 3 में ओल्ड लाइसेंस जो हैं ओल्ड लाइसेंस वो रहेंगे आपके सेफ टिल एक्सपायरी, और सबसेक्शन 4 में 3 साल वाला पीरियड है। ठीक है, 3 साल के बाद कोई भी केस कॉग्निजेंस में नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए सेक्शन 98 पे जो कि डील करता है ट्रांजिटरी प्रोविज़न फॉर फूड स्टैंडर्ड। ठीक है, खाद्य मानकों के लिए ट्रांजिटरी प्रोविजंस, यानी कि यहाँ पर हिंदी में जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ संक्रमण कालीन। ठीक है, संक्रमण कालीन उपबंध। अब ये ट्रांजिटरी क्या होता है, इसे हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं टेम्पररी अस्थायी प्रोविज़न। ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए।
चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। नॉट विद स्टैंडिंग द रिपील ऑफ द इनेक्टमेंट एंड ऑर्डर्स स्पेसिफाइड इन द सेकेंड शेड्यूल, द स्टैंडर्ड सेफ्टी रिक्वायरमेंट एंड अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड द रूल एंड रेगुलेशन मेड अंडर एंड ऑर्डर्स लिस्टेड इन दैट शेड्यूल शैल कंटिन्यू टू बी इन्फोर्स एंड ऑपरेट टिल न्यू स्टैंडर्ड्स आर स्पेसिफाइड अंडर दिस एक्ट और रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। देखो, जब पुराने फूड लॉ जो हैं वो रिपील हुए तो फूड स्टैंडर्ड एकदम से गैप में नहीं जा सकता ना, कि मान लीजिए आप एक फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। मान लो कोई पुराना लॉ है, ठीक है, ये आपका रिपील हुआ 2000 में, ठीक है, इसके बाद दिसंबर 2000 में मान लो, ठीक है, अब ये जो नया एक्ट आया ये हमारा जनवरी 2001 से लागू होगा, ठीक है। तो अब इसके बीच में ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पे कौन सा लॉ माना जाए, ये वाला माना जाए, ये वाला माना जाए, तो उसके लिए कुछ टेम्पररी यहाँ पर बताई गई हैं चीज़ें कि उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा, कौन से प्रोविजंस अप्लाई होंगे वहाँ पे। तो देखो, पुराने लॉज के स्टैंडर्ड, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, रूल, रेगुलेशन तब तक कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि नए स्टैंडर्ड इस एक्ट के अंडर प्रिस्क्राइब नहीं हो जाते, ठीक है। अब देखो प्रोविजो क्या बोल रहा है। प्रोवाइडेड दैट एनीथिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द एनैक्टमेंट एंड ऑर्डर्स अंडर रिपील शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डन और टेकन अंडर द corresponding provision of this act and shall continue in force accordingly unless and until superseded by anything done or by any action taken under this act। प्रोविजो क्या बोल रहा है, पुराने लॉ के अंतर्गत जो काम या एक्शन पहले हो चुका उसे माना जाएगा कि वो इस एक्ट के अंतर्गत ही किया गया है और वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक उससे नए एक्शन से रिप्लेस ना कर दिया जाए। अब आप लोग ये देखो ना कि अभी हमारे जो पुराने लॉज हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनको रिपील कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है, ठीक है, जुलाई से आ गया था। लेकिन अभी भी आप देखो कि कितने सारे पेंडिंग पुराने केसेस हैं जहाँ पर आईपीसी के या फिर बीएनएसएस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन हुई, इंक्वायरी हुई और सारे एविडेंस वगैरह लिए गए भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत, ठीक है। तो अब वो 2024 से जो प्रोसीडिंग पुराने लॉ के तहत की जा रही थी उसको एकदम से इनवैलिड थोड़ी कर देंगे, है ना। तो उसका तो सेम वही इफेक्ट रहेगा ना, उसको माना जाता है ना अभी भी आईपीसी के प्रोविजंस को, अगर कहीं पर पुराने जो केसेस हैं उनमें अप्लाई हुआ है तो वही सेम चीज़ यहाँ सेक्शन 98 में बोली गई है कि जब तक कि नया फूड स्टैंडर्ड, जो नए फूड लॉ आए हैं वहाँ पर जो स्टैंडर्ड वगैरह है वो नहीं कर दिया जाता है स्पेसिफाई, तब तक पुराने वाले ही माने जाएंगे, ठीक है। और पुराने वाले के अंतर्गत जो भी चीज़ें की गई हैं यहाँ पर सेविंग क्लॉज में भी दिया है वो वैलिड होंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो सेक्शन 99, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 शैल बी डीम्ड टू बी रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट। जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर था 1992 को, उसको रेगुलेशन माना जाएगा इस एक्ट के अंतर्गत। क्या बोल रहा है, ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रेगुलेशन इशूड बाय द फूड अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। क्या बोल रहा है सब सेक्शन 1, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1992 जो पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के अंतर्गत था, अब इस एक्ट के कमेंसमेंट से ये फूड सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत रेगुलेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, रेगुलेशन माना जाएगा, ठीक है। नाम होगा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रेगुलेशन 1992, ठीक है। अब देखो सबसेक्शन 2, The Food Authority may, with the previous approval of the central government and after previous publication by notification, amend the regulation specified in subsection 2 carry out the purpose of this act। subsection 2 क्या बोल रहा है, फूड अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से, किसकी अप्रूवल से, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से प्रीवियस पब्लिकेशन के बाद इन रेगुलेशन में अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है, उनको अमेंड कर सकती है, राइट, ताकि एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकें, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो सेक्शन 98 है वो ओल्ड फूड स्टैंडर्ड को कंटिन्यू कर रहा है जब तक नया वाला नहीं आ रहा, और सेक्शन 99 जो है वो मिल्क ऑर्डर 1992 को क्या मान रहा है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत रेगुलेशन मान रहा है, ठीक है। अब आ जाइए सेक्शन 100 पे, अमेंडमेंट्स टू द इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स, फीडिंग बॉटल्स एंड इन्फेंट फूड्स, रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992। हिंदी में दिया हुआ है शिशु दुग्ध अनुकल्प, पोषण बोतल और शिशु खाद्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम
1992 का संशोधन। देखो, इस सेक्शन का पर्पस सिर्फ एक है, पुराने एक्ट को नए फूड सेफ्टी लॉ के साथ अलाइन करना। बैकग्राउंड समझो, पहले फूड लॉज का बेस था प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। अब नया अम्ब्रेला लॉ है फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है। इसलिए इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट 1992 में टर्मिनोलॉजी को अमेंड किया गया है, अपडेट किया गया है। एज फ्रॉम the notified day, the provision of infant milk substitute, feeding bottles and infant food, the regulation of production, supply and distribution Act 1992, herein referred to as the Principal Act, shall apply subject to following amendments, namely, notified day से ही infant milk substitute, feeding bottles और infant food, regulation of production, supply and distribution act, जिससे इसमें जो है प्रिंसिपल एक्ट माना गया है, मूल अधिनियम कहा गया है, इसके प्रोविज़न निम्नलिखित अमेंडमेंट्स के फॉलोइंग अमेंडमेंट्स के अधीन रहते हुए लागू होंगे। इसलिए इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट एक्ट में जो टर्मिनोलॉजी दी गई है उसको अपडेट किया गया है। क्लॉज ए, थ्रू आउट द प्रिंसिपल एक्ट any reference to prevention of the Food Adulteration Act 1954 shall be substituted by reference to Food Safety and Standard Act। जहाँ जहाँ प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट लिखा था वहाँ अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट माना जाएगा, मतलब पुराने रेफरेंस को नए लॉ से रिप्लेस कर दिया गया। क्लॉज बी, इन सेक्शन 12 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट द रेफरेंस टू एनी फूड इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय रेफरेंस टू एनी फूड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट। सेक्शन 12 में जो अथॉरिटी थी कौन सी, फूड इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, उसकी जगह अब फूड सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट, ठीक है। तो अथॉरिटी चेंज है, फंक्शन सेम है। क्लॉज सी, थ्रू आउट द प्रिंसिपल एक्ट एनी रेफरेंस टू फूड इंस्पेक्टर शेल बी सब्सटीट्यूटेड बाय एक्सप्रेशन फूड सेफ्टी ऑफिसर। पूरे एक्ट में जहाँ भी लिखा हो फूड इंस्पेक्टर, क्या लिखा हो, फूड इंस्पेक्टर, उसे रीड किया जाएगा फूड सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है, यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी के लिए। इन सेक्शन 21 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट सब सेक्शन 1 द रेफरेंस टू क्लॉज ए शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय द फॉलोइंग, नेमली द डेजिग्नेटेड ऑफिसर और द फूड सेफ्टी ऑफिसर डायरेक्टेड अंडर सेक्शन सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 42 द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। सेक्शन 21 के सबसेक्शन 1 में कंप्लेंट फाइल करने वाली अथॉरिटी अपडेट की गई। अब कंप्लेंट कौन फाइल करेगा, डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो सेक्शन 42 के सबसेक्शन 5 फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के अंतर्गत ऑथराइज हो, मतलब लीगल प्रोसीडिंग का कंट्रोल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के ऑफिसर्स के पास आ गया, ठीक है। चलिए अब आ जाइए सेक्शन 101 पे, ये हमारा लास्ट सेक्शन है, पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ को हटाने की शक्ति। इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश इन द ऑफिशियल गजट मेक सच प्रोविजन नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एज मे अपीयर टू बी नेसेसरी फॉर रिमूविंग द डिफ़िकल्टी। ये एक स्टैंडर्ड इनेबलिंग प्रोविज़न होता है, हर मेजर एक्ट में है। सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है इसका, कि अगर एक्ट इम्प्लीमेंट करते वक्त कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी आए, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में ऑर्डर पब्लिश करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। कंडीशन क्या होगी कि जो ऑर्डर होगा, आदेश दिया जाएगा, वो एक्ट के प्रोविज़न के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ना, मेक सच प्रोविज़न नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। प्रोविज़ो क्या है, provided that no order shall be made under this section after of the expiry of the period of 3 years from the date of commencement of this act, ठीक है। प्रोविज़ो में क्या बोला गया है, सेकंड कंडीशन है, और सिर्फ 3 साल तक ही पावर रहेगी जिस दिन से एक्ट को कमेंस किया गया है, कमेंसमेंट हुआ है। सब सेक्शन 2, every order made under this act shall be laid as soon as may be after it is made before each house of parliament। तो जो भी ऑर्डर बनाया जाए उसे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट कंप्लीट। अब यहाँ पर 2 शेड्यूल हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में देख लो, यहाँ पर ना जोन मेंशन किए गए हैं, आपको इसके लिए देखना होगा सेक्शन 5(1) का क्लॉज ई।
देखिए शेड्यूल 1 की हम बात कर रहे थे, फर्स्ट शेड्यूल की, है ना। फर्स्ट शेड्यूल देख रहे हैं ना अभी हम, फर्स्ट शेड्यूल। वहाँ पे बोला है कि सेक्शन 5 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ई देखो। क्लॉज ई में क्या लिखा गया है, 5 members टू बी अपॉइंटेड बाय रोटेशन एवरी 3 years, 1 each in seriatim from the zones as specified in the first schedule to represent the state and union territories। ठीक है, तो 5 मेंबर्स जो होंगे, 5 सदस्य होंगे, उनका प्रत्येक 3 साल में रोटेशन किया जाएगा, उनको अपॉइंट किया जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड जोन्स हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो अब आ जाओ फर्स्ट शेड्यूल में, ये हैं, ये जोन दिए हुए हैं। ठीक है, आपको देख लेना है कौन कौन से यहाँ पर स्टेट और यूटी हैं। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका। ठीक है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश। जोन 3 में है बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। जोन 4 में है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। जोन 5 में है अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी। ठीक है, तो ये है हमारा शेड्यूल 1। एंड सेकेंड शेड्यूल में आपको सेक्शन 97 देखना होगा, जो कि डील करता है, अभी हमने पढ़ा, ये रिपील और सेविंग क्लॉज। सेक्शन 97 यहाँ पर दिए हुए हैं ना, कि सेकेंड शेड्यूल जो है कौन कौन से इनैक्टमेंट ऑर्डर हैं जो कि रिपील किए जाएंगे, सेकेंड शेड्यूल में दिया है। तो यहाँ पर सेकेंड शेड्यूल में ये चीज़ें हैं, देखो कौन कौन से रिपील हो गए। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, द फ्रूट products order, the meat food products order, the vegetable oil products, the edible oil packaging, the solvent extracted oil, oil meal and edible flour, the milk and milk products order, any other order issued under the essential commodities act। ठीक है, तो ये हमारे दोनों शेड्यूल हो गए, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपका। तो अब हम नेक्स्ट जो एक्ट करने वाले हैं, पॉश एक्ट होगा, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट एक्ट। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी ADPO की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।